हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता ही होगा, एफकैट 2020 सेकेंड एफकैट 2 2020 का एग्ज़ाम जो है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है 3 to 4 अक्टूबर को। तो अब मुश्किल से एक महीने हमारे पास बचे हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एफकैट 2020 एफकैट 2 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट्स। इस सीरीज़ में मैं आपको 15 to 20 प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँगा और ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो आपको इससे पता चल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन जहाँ तक है थोड़े से ऊपर लेवल के ही है। एफकैट जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी एवरेज लेवल के ही आते हैं, इतना ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज से ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है वो हम शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट को आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसा कि आपको पता है, ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है। ये प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ACE। अभी इस पैटर्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? इन क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो पेन को एक्चुअली थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटा था ये, अब ठीक हो गया है। तो चलिए पहले देखिए ACE, उसके बाद है FHJ, उसके बाद है OQS, तो उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा? तो ACE कुछ पैटर्न आपको नजर आएगा। A के बाद B नहीं है, उसके बाद C है, C के बाद D नहीं है और उसके बाद E है। तो A एक स्किप करके B स्किप करके C के बाद D स्किप करके E, तो ACE। उसी तरीके से नेक्स्ट है F, उसके बाद G स्किप करके H, I स्किप करके J। ठीक है, उसके बाद शुरू कर दिया यहाँ पे O। जैसे O है, O के बाद क्या होना चाहिए? P, तो P नहीं है। Q है, Q के बाद R होना चाहिए, तो R नहीं, S है। तो ऐसे ही अब इन ऑप्शंस में देखते हैं। अगर हम ऑप्शन A की बात करें तो इसमें है T, उसके बाद है U स्किप करके V के बाद W स्किप करके X। तो पहले में ही हमारा आंसर मिल गया, तो एक का A ऑप्शन सही है, तो बाकी को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया? पहले का एक का A ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 18:5, उसके बाद 12 what। 18 के बाद 5 है, तो 12 के बाद क्या आएगा? ठीक है, तो कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, अगर 18 को आप डिवाइड करें 3 से तो आता है 6, और 6 में से एक लेस कर देंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बना। अगर 12 को सेम 12 के साथ करते हैं तो 12 को अगर डिवाइड कर दे 3 से तो आता है 4। ठीक है, और उसमें से 1 लेस कर दे तो आ जाएगा 3। तो C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और इसका तरीका है। तरीका क्या है? जैसे इस 5 से आप लेना चाहे तो 5 × 3 कितना? 15 + 3 तो 18। वैसे ही 12 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? तो 4 अगर रख दे तो 4 × 3 12, सॉरी 3 रख दे तो 3 × 3 + 3 आ जाएगा। चलिए फिर से मैं समझाता हूँ। आई होप एक मेथड तो आप समझ गए कि 12 को किससे डिवाइड कर दो? 12 को डिवाइड कर दो, सॉरी 18 को डिवाइड कर दो 5 से और एक लेस कर दो। तो इसका क्या आंसर था? A, इसका आंसर था C। चलिए, तो दूसरा इसका ये था कि 5, जैसे ये 5 है तो 5 × 3 + 3, वैसे ही 12 कैसे बनेगा? तो 3 × 3 + 3, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो दो मेथड से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाया। तीसरा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस फाइंड द ऑड वर्ड्स लेटर्स नंबर्स पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इनमें से एक वर्ड है इन ABCD में से जो कि ऑड है, इनके साथ मतलब मैच नहीं होता है, इनके ग्रुप में ऑड लग रहा है। जैसे कोलकाता, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हल्दिया। इसमें ऑड अगर जो आपको दिख रहा है तो ऑड को हटाना है। तो देखिए, कोलकाता ऐसा शहर है जहाँ पे पोर्ट है, विशाखापट्टनम में भी पोर्ट है, हल्दिया में भी पोर्ट है, लेकिन बेंगलुरु इकलौता ऐसा शहर है इन चारों में जिसमें पोर्ट नहीं है, तो ये ऑड हो गया। तो C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ऑड 1 आउट कर दिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन है HGFE
PONM, DCBA, MSTU, इसमें से एक ऑड है, उसको आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे आउट करेंगे, HGFE, अगर इसको उल्टा पढ़े, ऐसे इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करें तो क्या आएगा, EFGH। वैसे इसको पढ़िए MNOP, इसको पढ़िए ABCD। तो देखिए उल्टा डायरेक्शन में सब कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है, लेकिन अगर डी ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे तो UTSM ये नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो डी ऑड है, इसको हम आउट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। देखिए मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, तो आप इतने देर के लिए आप टाइम ले सकते हैं, जितना आपके पास एग्जाम में टाइम रहता है एक क्वेश्चन पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम है। 100 क्वेश्चन है और 2 आवर्स का टाइम है मान लीजिए, तो 20 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम ले सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए, टाइम ले लीजिए और उतने देर के लिए पॉज कर दीजिए क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आकर के मैच कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आकर के आप सोल्यूशन देख लीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पॉज कर करके ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सीधा आपको बताता चल रहा हूँ। 5th क्वेश्चन है, ऑड वन आउट करना है। तो पहले अगर ए ऑप्शन को लेते, ए ऑप्शन में है 25 एंड 36, तो 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 एंड 6 इंटू 6 36। वैसे ही बी ऑप्शन में है 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, सी ऑप्शन में है 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, वैसे ही डी ऑप्शन में है 3 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, ये सब कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पे 5 एंड 6 था, यहाँ पे 12 एंड 13 था, यहाँ पे 10 एंड 11 था, लेकिन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, ऑड वन आउट कर देंगे। डी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या था, इसका भी डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस बिलो अ सीरीज इज गिवन विद द टर्म मिसिंग। यहाँ पे अगला टर्म मिसिंग है, तो इस मिसिंग टर्म को आपको ढूंढ के लिखना है। तो 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे है FAG GAF HAI IAH। तो सारे नंबर्स के जितने भी ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इसके पहले लेटर को पढ़िए, F, उसके बाद इसका GHI, FGHI है ना। F के बाद क्या आता है, G के बाद H के बाद I। वैसे ही बीच में क्या है, A। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले F है, फिर G है दूसरे में ग्रुप में, तीसरे में H है, I। तो इसमें क्या होना चाहिए, J होना चाहिए एक, तो बीच में A आ जाएगा, तो JA आ जाएगा। अब तीसरा हमें ढूंढना है, तो जैसे JA आया तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, पहले B और D, बचा A और C। तो अब JA के बाद K आएगा या I आएगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे G है, इसके बाद F है, FAG को GAF कर दिया, HAI को IAH कर दिया, तो G के बाद F, I के बाद H। तो अब क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा K। तो JAK इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, JAK नेक्स्ट टर्म होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 6 9 15 24 39 एंड 63, उसके बाद क्या आएगा। तो हर पहले और दूसरे नंबर को ऐड करते जाइए। जैसे 3 और 6 को ऐड किया तो तीसरा आ गया, 9 आ गया। वैसे ही 9 एंड 6 को ऐड किया तो 15 आ गया, 9 एंड 15 को ऐड किया तो 24 आ गया, 24 और 15 को ऐड किया तो 39 आ गया, 24 और 39 को ऐड किया तो 63 आ गया। तो अगर 39 और 63 को ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 102 हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, 7 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद इज 48 ईयर्स ओल्ड, ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन प्रेम इज नाउ। अभी देखिए गोविंद कितने साल का है, 48 ईयर्स का है गोविंद। कितने साल का गोविंद है, 48 ईयर्स का। और उसका जो सन है प्रेम, वो जितने का है उसका दुगना है गोविंद। तो उसका सन जो प्रेम है वो कितने का है अभी, 24 का, तभी तो ये डबल है गोविंद। अब पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज प्रेम 7 ईयर्स बिफोर। तो आज से 7 साल पहले प्रेम की उम्र कितनी थी। तो प्रेम की अभी उम्र है 24, तो आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी। तो 24 में से 7 साल अगर हम लेस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 ईयर्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है,
पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक मर्द के तरफ इशारा करते हुए एक लेडी कहती है कि इसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो वो जो लेडी है वो उस मैन जिसके तरफ वो पॉइंट कर रही है वो उसकी क्या लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी माँ ही है वो, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपकी माँ आपके तरफ इशारा करके कह रही है कि इसकी जो माँ है ना वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है। तो 9 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वो लेडी उस मैन की क्या है, मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स शंकर टर्न्ड लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। पहले मान लीजिए ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। 10 मीटर चला, ये 10 मीटर चल गया मान लीजिए शंकर, उसके बाद लेफ्ट हो गया वो, और लेफ्ट होने के बाद वो 6 मीटर और चला, तो ये 6 मीटर चल गया वो। उसके बाद टर्न राइट, उसके बाद राइट मुड़ गया वो, ठीक है। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, उसके बाद 20 मीटर और चला वो। इन द एंड ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स द साउथ, और बोल रहा है कि इसके बाद वो साउथ की तरफ चल रहा है। मान लीजिए ये साउथ है, हम वैसे तो ये नॉर्थ आप मानते हो, लेकिन मान लेते हैं ये साउथ है, वो साउथ की तरफ चल रहा है। तो उसने शुरू कैसे किया था, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड शंकर स्टार्ट हिज जर्नी। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, कौन से डायरेक्शन से किया था। तो उसने स्टार्ट किया था कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था नॉर्थ से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है। अच्छा, पहले जो इसने बोला हम वो कर लेते हैं। इसने बोला कि आपको माइनस को कंसीडर करना है प्लस, प्लस को कंसीडर करना है मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लाई को कंसीडर करना है माइनस। तो इन साइन को चेंज करके बताइए कि इनमें से कौन है जो कि करेक्ट नहीं है। तो सबको एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन आप करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं सीधा आंसर पे चलता हूँ। सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में 7 प्लस, तो प्लस की जगह पे हम किसका साइन कर देंगे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, तो 7 इंटू कर देंगे 28, 28। माइनस की जगह पे हम कर देंगे क्या, प्लस, प्लस 3, उसके बाद इंटू, इंटू की जगह पे कर देंगे क्या, माइनस 52, 52। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो 7 इंटू 28 कितना हो जाएगा, लगभग 196, ओके। उसके बाद प्लस 3 है तो 196 प्लस 3 199, माइनस 52। अब 199 में से 52 आप लेस करिए तो देखिए कितना आता है। 199 में से 52 अगर हम लेस कर देंगे तो 7 और 4, ठीक है, 147 आता है, जो कि यहाँ पे 127 दिया है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज नॉट करेक्ट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा इधर कर लेते हैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो ये सब अलग अलग ग्रुप्स है। अब पहले को अगर हम सॉल्व करें तो पहले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बीच में 28 है, ठीक है, ये बीच में 28 है। तो अब करते हैं 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, एंड ऊपर और नीचे देखिए 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 इक्वल टू 16। तो आ गया 28, जो हमारा आंसर बीच में है, ठीक है। वैसे ही करना क्या है कि
जो आमने सामने है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर नीचे वाले को ऐड कर देंगे। वैसे ही 5 इंटू 3 15 एंड 20 प्लस 22 कितना 42, तो 15 एंड 42 57। वैसे ही 6 इंटू 5 कर देंगे, 6 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 और ऊपर नीचे वाले को ऐड कर देंगे 121 प्लस 25 तो 146। तो ये कितना आ जाएगा 146 और प्लस 30 176। 12 का ए आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, सही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ हॉस्पिटल इज रिटन एज 32574618 इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड पोस्टल बी रिटन इन दैट कोड। तो देखिए हॉस्पिटल कैसे लिखा है, तो हॉस्पिटल लिखा है कैसे, सबसे पहले हम लिख के देख लेते हैं। HOSPITAL हॉस्पिटल कैसे लिखा है 3257 के बाद है 4618। तो अब हमें बोल रहा है कि पोस्टल कैसे लिखेंगे, तो पोस्टल लिखना होता है POSTAL। तो P की जगह पे क्या है 7, O की जगह पे क्या है 2, S की जगह पे 5 पोस्टल, T की जगह पे 6 और A की जगह पे 1 और L की जगह पे 8। तो क्या हो जाएगा आंसर 725618। तो 725618 है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। एक स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन्स है। आपको बताना है यू हैव टू कंसीडर दी स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सिम टू बी एट variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पहला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है सॉन्ग्स ऑलवेज हैव सिंगर्स टू सिंग देम। सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कोई सिंगर उसे गाता है। Songs always have singer to sing them। तो यहाँ पे कंक्लूजन है पहला कि सिंगर्स मेक अ सॉन्ग, और दूसरा है देयर इज नो अनसंग सॉन्ग। सिंगर मेक अ सॉन्ग एंड दूसरा है देयर इज नो अनसंग सॉन्ग। ओके, तो देखिए इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना जो सिर्फ लिख के रखे हुए हैं, उसे अभी तक किसी ने गाया नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब उसे कोई गाएगा तो सिंगर ही गाएगा। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 सही है, सिंगर्स मेक अ सॉन्ग। लेकिन ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो अनसंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो सिर्फ लिख के रखे गए हैं, अभी तक गाए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ओनली 1 फॉलोज, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। इनमें से कौन सा फिगर बता रहा है रिलेशनशिप ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच का। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन बता रहा है एक ह्यूमैनिटी, पूरा एक ह्यूमैनिटी के अंदर आता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी समहाउ एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिला दिया इन दोनों को भी। ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा मिल रहे हैं, तो इसलिए बी का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन है इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द LM। ये आपका मिरर है, ठीक है, L और M। तो मान लीजिए आप पानी में देख रहे हैं, इस LM को कैसे मानेंगे, आप पानी में देख रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो मिरर में देख रहे होते, और ऐसा है तो मान लीजिए आप कंसिडर कीजिए कि आप पानी में देख रहे हैं। देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इन द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। तो ये जो फिगर है इसकी कैसे इमेज बनेगी इस मिरर में। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, तो आंसर पे चलते हैं। देखिए ऐसा है, तो अगर इस तरीके से आप इस मिरर में, मान लीजिए इस मिरर में इसको एरो को देख रहे हैं, तो कैसा फिगर इसका बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। तो वैसे ही जो ऐसे है, जितना जो पास है वो उतना ही पास दिखेगा, जो जितना दूर है उतना ही दूर दिखेगा, और ये है इस साइड में तो इसी साइड में दिखेगा। ठीक, तो आंसर पे चलते हैं सीधा। आंसर फिगर यहाँ पे आपका गिवन है, ठीक है, आंसर फिगर आपका यहाँ पे गिवन है। तो 16 का आपका ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी ये सब एलिमिनेट हो गए। ठीक है,
तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के मैच कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों 2 पेजेस में थे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, इसी वजह से मैंने बोला कर लीजिएगा। 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी, पेन लगता है फिर से डार्क हो गया, अगर मैं ये पेन ले लूँ, नहीं ये तो हाइलाइटर है, वेट करिए, हाँ दिस वन इज नाइस। साइज इरेजर का कम कर देते हैं। देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो अगर आप गिनने लग जाओगे तो गिनते रह जाओगे, ठीक है, गिनने लग जाओगे तो गिनते रह जाओगे। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ दे जिसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स आपको गिनना पड़े और कहीं ना कहीं आप गलती कर दो। तो मान लीजिए अगर आप इसको गिनते हो तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, फिर से सातवां ये पूरा, आठवां ये पूरा, नौवां ये पूरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कब तक गिनोगे, है ना, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है कि कभी कभी रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं और कभी कभी रोज एंड कॉलम्स अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि इसमें रोज कितने हैं, 1 और 2, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, है ना, तो दोनों अलग अलग है, तो फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका, रोज एंड कॉलम अगर दोनों अलग अलग है तो ये फॉर्मूला आता है आर इंटू आर प्लस वन इंटू सी प्लस वन अपॉन 2। ओके, सिंपल सी बात है, गिन लीजिए। रोज कितने हैं, 1 और 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक। तो आर का मतलब रोज एंड सी का मतलब कॉलम। तो रोज क्योंकि 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू सी प्लस 1 अपॉन 2। तो रोज कितने हैं, 2, तो 2 है क्योंकि, अच्छा मैंने आर की जगह पे 2 लिख दिया, ठीक है, कॉलम की जगह पे 3 लिख देते हैं क्योंकि 3 कॉलम्स है, तो 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 6 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 3, और इंटू 3 प्लस 1 कितना, 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, रेक्टेंगल 18, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू सी प्लस 1 अपॉन 2। तो आर क्योंकि 2 है तो आर की जगह पे मैंने 2 रख दिया, और कॉलम्स 3 है तो सी की जगह पे मैंने 3 रख दिया, और बस इस फॉर्मूला से हमारा रेक्टेंगल निकल गया। 18 रेक्टेंगल्स है इस पूरे डायग्राम में, इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है। हमें पता है रेक्टेंगल के आमने सामने की बजाय जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, अगर ये रहता तो रेक्टेंगल हो जाता। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर रोज एंड कॉलम दोनों बराबर रहे, जैसे मान लीजिए ये 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, अगर 3 रोज भी रहते, मान लीजिए 1 2 3, ऐसे 3 रोज रहते, तो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते, 1 2 3, 3 है तो क्या कर देते, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, अगर 4 रहता तो इंटू 4 का स्क्वायर, 5 दोनों रहते तो इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ाते चले जाते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। ऐसा आपको ढूंढना है आंसर फिगर जिसमें ये जो फिगर है ये हिडन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, ठीक है, किसमें है आपको बताना है। तो अगर आप गौर से देखें, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट निकला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। आप गौर से देखिए, ये ऐसा, इसके बाद ये ऐसा बिल्कुल सीधा निकला हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे तो टेढ़ा है, इसमें सीधा है, और इसके बाद ऐसे आया तो ऐसा निकल के ऐसा आया, है ना, तो ये डी फिगर में होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिगर डी सही आंसर हो जाएगा। इस पे भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको मैंने क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि ये जो है इसके बाद ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी आ रही है, लेकिन इसमें देखिए ऐसा टेढ़ा आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड। एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया गया, तो इसको पहले ऊपर की दिशा में फोल्ड किया गया ऐसे, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया गया, उसके बाद दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो और यहाँ पे कट लगाया गया। तो जब इसको खोलेंगे तो वापस से ऐसा यहाँ पे खुलेगा, तो ये जो कट है वो कहाँ पे आएगा, ये आपका कट आ जाएगा
दोनों साइड पे आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद ऐसे खोलेंगे तो यहाँ यहाँ तो आएगा ही, यहाँ यहाँ भी आ जाएगा, मतलब यहाँ 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 यहाँ। उसके बाद नीचे की तरफ भी खोलेंगे तो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ। कितने आ जाएंगे टोटल? 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। तो 8 किस में है? इसमें है, बी में। तो देख लीजिए बी सही आंसर इसका हो जाएगा 19 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है विच आंसर फिगर कंप्लीट्स दी फॉर्म इन क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे क्या आएगा जो कि ये पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे है तो ऊपर भी एक होना चाहिए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, तो ये तीनों भी रह गए, ये एलिमिनेट पहले हो गया। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 ऐसा चारों दिशाओं में इसका ये एरो मतलब ऐसा लाइनिंग है, ऐसी वाली, ये ऐसी लाइनिंग है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, ये तो एलिमिनेट हुआ ही हुआ, ये भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में कुछ इस तरीके से है ऐसा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहाँ चला गया? ऊपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1 and 2। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं और 2 कंक्लूजन्स भी है। विच वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट, आपको बताना है। तो कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर एजेड। मान लिया कि सारे टीचर्स एजेड होते हैं, बुढ़े होते हैं। सम वुमेन आर टीचर्स, तो कह रही है कि कुछ औरतें जो है वो टीचर्स हैं। तो जो औरतें टीचर्स हैं वो भी एजेड होंगी, तो इससे तो यही पता चलता है। कंक्लूजन कह रहे हैं कि ऑल एजेड आर वुमेन। तो कहीं पे भी स्टेटमेंट में लिखा है कि जितने भी एजेड है सब वुमेन है, तो ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा है कि सम वुमेन आर एजेड। हाँ, तो देखिए सम वुमेन टीचर है और सारे टीचर्स एजेड होते हैं, तो सम वुमेन आर एजेड, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 2 ही फॉलो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन subsequently placed at the gaps in the given letter series shall complete it। तो देखिए यहाँ पे क्या डालें कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो बी के बाद देखिए सी के बाद क्या है? डी, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, एक्स के बाद मतलब बी सी डी इस तरीके से इधर आ रहे हैं ऑल्टरनेटिव, और इधर से क्या आ रहा है? एक्स के बाद वाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डब्ल्यू, ठीक है। एक तो डब्ल्यू तो लेटर्स में तो कैपिटल सॉरी डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, अब नंबर्स में क्या आना चाहिए? 0 3 8। तो देखिए पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, उसके बाद 24 है। तो अब क्या आना चाहिए? तो 0 और 3, तो क्या आ जाएगा? 3 और 5 में, तो कितने का? 3 + 5 3 8, और 8 यहाँ पे 7, उसके बाद 15 और 9, ठीक है। 15 9 24। अब फिर से एक स्टेप आगे चलते हैं, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7 and 7 2 9। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2। तो 9 में 2 ऐड कर देंगे तो 11, 11 में 24 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि W और 35 आना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है, W and 35। तो जाके ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑटोमोबाइल शोरूम 7 2-wheelers of 7 different companies H M T V Y B and S are displayed in a row facing east such that। कह रहा है, चलिए करके देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है, आई होप ये आंसर्स आपको पता हो गया, इसको मैं मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, कह रहे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या है कि 7 गाड़ियाँ ऐसे ईस्ट की तरफ फेस करके हैं। मान लीजिए 7 गाड़ियाँ हैं ऐसा फेस करके है, तो ये लाइन है एक, यहाँ पे मैं गाड़ियों को लगाऊंगा। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द एच व्हीकल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। मान लीजिए ऐसे खड़ा है, इस दिशा में खड़ा है, तो यहाँ पे एच खड़ा है, इधर मूव करके, ठीक है। तो एच व्हीकल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो ये एच है, तो ये राइट किसका? एस का। तो मान लीजिए एस यहाँ पे है, इमीडिएट राइट है, तो बिल्कुल
इमीडिएट राइट है। उसके बाद कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में द एस इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। एस जो है वो राइट है, फोर्थ है टी के। तो मान लीजिए टी यहाँ पे है, उसके बीच में एक यहाँ पे है बंदा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये फोर्थ है। एस क्या है? फोर्थ है। अच्छा, अब कह रहा है तीसरे में कि द वी इज बिटवीन एम एंड बी। तो इसको अब स्किप करते हैं। डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि द टी विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। टी जो है ये एम का लेफ्ट में है लेकिन थर्ड पोजीशन पे है, तो ये एम यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। तो इसके 1 2 3 पे टी है, ओके, लेफ्ट साइड में। अब सी स्टेटमेंट को पढ़िए। सी स्टेटमेंट में है कि द वी इज बिटवीन एम एंड वी। तो वी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तभी तो एम और बी के बीच में वी आ गया, ठीक है। तो टी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, वी एम एस एंड एच, ये बनी हमारा सीरीज। तो कह रहा है कि विच व्हीकल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो एम के लेफ्ट में सेकेंड व्हीकल कौन है? तो बी है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा इज द वाइफ ऑफ भारत। चंदा वाइफ है किसकी? भारत की। तो चंदा यहाँ पे है वाइफ ऑफ भारत, ओके। चंदा इज वाइफ ऑफ भारत। उसके बाद मोहन इज द सन ऑफ चंदा। तो चंदा और भारत का सन हो गया मोहन, यहाँ पे लिख देते हैं सन, ऐसा ही, ओके। उसके बाद कह रहा है आशीष इज द ब्रदर ऑफ भारत। भारत का ब्रदर, यहाँ पे मैं ब्रो लिख देता हूँ, ये है आशीष। एंड फादर ऑफ ध्रुव, और आशीष जो है ध्रुव का फादर है। ध्रुव यानी किसका? बेटा है, सन। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष का बेटा ध्रुव है। तो कह रहा है कि हाउ इज मोहन रिलेटेड टू ध्रुव। तो मोहन और ध्रुव में क्या कनेक्शन है? तो भाई सीधी सी बात है, दोनों कजिन्स है ना। क्या हो गए? दोनों कजिन्स हो गए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन है द डिजिट्स आर गिवन एज बिलो। ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं 562 871 438 753। इन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड। कह रहे हैं कि अगर इन नंबर्स में फर्स्ट और लास्ट का जो नंबर है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो कह रहा है कि अगर ऐसा इंटरचेंज कर दिया जाए नंबर को, तो इनमें से कौन सा है जो कि सम होगा फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का, थर्ड हाईएस्ट नंबर के फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का क्या होगा। तो चलिए पहले तो कर देते हैं भाई इंटरचेंज। तो 562 है तो क्या हो जाएगा? 265, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को हमें करना है इंटरचेंज। 871 क्या बन जाएगा? 178। 438 क्या बन जाएगा? 834। वैसे ही 753 क्या बन जाएगा? 357। ऐसा ये हमने इंटरचेंज कर दिया। अब कह रहा है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर के फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का सम क्या होगा इनमें से। तो थर्ड हाईएस्ट तो पहले निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा है 834, उसके बाद है 357, थर्ड है ये 265। तो इसके फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का सम निकाल लीजिए। 2 और 6 क्या हो जाएगा? 8। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 25th का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, सॉरी 26 क्वेश्चन की। 26 क्या है? सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होना चाहिए, तो पहले इसको देखते हैं क्या है। इसमें है बीच में 36 है, तो कैसे लाया होगा? 14 + 12 कितना होता है? 26, एंड 7 + 3 कितना होता है? 10। तो 7 3 10 और 14 + 12 26, तो 26 एंड 10 36 आ गया। वैसे ही 9 + 11 कितना होता है? 20, और बीच में हमें 54 लाना है 54। तो 16 प्लस क्या लाएं कि 54 हो जाए? तो 15 में 20 में अगर 16 ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 36। तो 36 में अगर हम अभी ऐड कर दें 18 तो आ जाएगा 54। तो 18 सही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस अर्थ, सैटर्न, प्लैनेट एंड स्टार। ऐसा ये कौन सा डायग्राम बेस्ट रिलेशनशिप बताता है अर्थ, सैटर्न, प्लैनेट और स्टार के बीच में। ओके, तो अगर हम बात करें अर्थ की और सैटर्न की, तो ये दोनों प्लैनेट है। तो ये मान लेते हैं ये पूरा प्लैनेट है और बीच में अर्थ भी है और सैटर्न भी है। तो ये तो आ गया, लेकिन जो स्टार है वो तो अलग होता है, तो स्टार इनसे बाहर रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप पॉज करके खुद भी सॉल्व करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ। ओके, आप कुछ देर पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 28th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंटिन्यू द गिवन फिगर। तो देखिए, पहले ये हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें बस ध्यान देना है कि पैटर्न कैसा चल रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे था पहले ये ब्लैक वाला, फिर शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, फिर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो अब कैसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आमने सामने, है ना। तो आमने सामने किस में है, डी ऑप्शन में है, सीधी सी बात है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑफ दीज 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, ठीक है, एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट। तो अगर आप गौर करें तो ये जो फिगर में जैसे ई लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल बीच में ये ऐसा लगा हुआ है, वी में भी बिल्कुल बीच में ऐसा लगाया गया है, टी में भी यहाँ पे बिल्कुल बीच में है। लेकिन ये जो ए है ना, ए, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो सही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कैसा है, ऐसा करके ऐसा बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये ऑड है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि इन दिस क्वेश्चन अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल ऐसा दिखने वाला इसमें से कौन सा फिगर है। तो ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ए तो पहले एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सी पे देखें तो सी पे यहाँ पे ऊपर जो है, ये ऐसा मैंने बनाया, मान लीजिए ट्रायंगल, और एक ऐसा बना दिया ट्रायंगल। तो ये जो है ऊपर से 1 2 3, सिर्फ यहाँ पे 3 लाइन्स है ऊपर, लेकिन यहाँ पे 4 लाइन्स है यहाँ पे। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके, डी इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द सन, मून एंड स्टार। सन, मून और स्टार के बीच में रिलेशनशिप कौन दिखाता है। तो सन क्या है, एक स्टार है, ऑब्वियस सी बात है। तो सन जो होगा, ये मान लीजिए स्टार है, और स्टार के अंडर में आता है सन, तो ये सन है, और मून बिल्कुल अलग होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज रिलेटेड टू युआन इन द सेम वे जापान इज रिलेटेड टू। तो चाइना की करेंसी है युआन और जापान की करेंसी है येन, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर और सर्कल और ट्राइंगल। आपको बताना है कि ये जो पार्ट दिया गया है, तो इसमें इनमें से कौन से पार्ट में इसको मिलाएंगे तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखिए ये निकला हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें आएगा ये फिट, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, अमंग दी 4 आंसर फिगर्स विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट पीसेज गिवन बिलो इन द क्वेश्चन। इन चारों कट पीसेस को अगर हम मिलाएं तो कौन सा फिगर बन के तैयार हो जाएगा। तो मिलाइए, अगर इनको हम मिलाएं तो क्या बन के तैयार हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बन के तैयार नहीं होगा ए, क्योंकि ये देखिए ऐसा सब में है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो चारों तरफ से ऐसा आएगा। सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन अ रो ऑफ मेन मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट एंड किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो है जिसमें से मनोज जो है वो 30th है फ्रॉम राइट से, और किरण है वो 20th है फ्रॉम लेफ्ट से। जब ये दोनों इंटरचेंज करते हैं अपने पोजीशन को, तो मनोज 35th पोजीशन पे आ जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो, टोटल नंबर ऑफ कितने आदमी हैं उस पूरे रो में। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आता है 35 प्लस 20 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 54 आंसर हो जाएगा हमारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 54। आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, लेकिन गिनने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर फ्रॉम लेफ्ट प्लस नंबर फ्रॉम राइट -1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, न्यूमरल एबिलिटी पे आ चुके हैं। अब हमारा जो ये रीजनिंग था वो खत्म हो गया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 6, 12, 15, 18 लिव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। आपको बोले कि सबसे लीस्ट मिनिमम नंबर बताइए, लीस्ट नंबर बताइए जिसको जब 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर 2 आए। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम का केस है, एलसीएम इनका निकाल लेंगे। 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180। आई होप आपको एलसीएम निकालने आता ही होएगा। उसमें रिमाइंडर लाना है हमें 2, तो प्लस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 182 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:5:8:9। ए बी सी एंड डी है। ओके, ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी एंड डी इनका जो रेशियो है वो है 3:5:8:9। ओके, ये रेशियो है। कह रहा है कि इफ द शेयर ऑफ डी इज 1872 मोर देन द शेयर ऑफ ए। कह रहे हैं कि डी का शेयर अगर 1872 रुपये अधिक है ए के शेयर से, तो आपको बताना है बी और सी का साथ में शेयर कितना होगा एक साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, डी का शेयर है 9 और ए का शेयर है 3, तो ए से कितना ज़्यादा है 6। तो अगर 6 ज़्यादा है तो 6x बराबर है कितने के 1872 के। ओके, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालें, ठीक है 1872 के, तो अगर x की वैल्यू हम अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 1872 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 1 एंड 2, 312। ठीक है, तो 312 आ गया x की वैल्यू। तो अब आपको निकालना है क्या, b और c का साथ में। तो b और c का क्या हो गया 5 + 8 13, 5 + 8 दोनों का मिला के शेयर आ गया 13 × 312 अगर हम करेंगे, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ 312, क्योंकि x की वैल्यू आ गई एक हिस्सा 312 के बराबर है, तो 13 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, तो 13 हिस्सा आपके किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 312 4056 के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 का सही आंसर आपका हो जाएगा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक सेकेंड फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं कुछ गलत लग रहा है मुझे। तो देखिए फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी और डी का शेयर क्या था 3:5:8:9। तो कह रहा है कि जो डी का शेयर है वो 1872 रुपये ज़्यादा है ए के शेयर से। तो ए का शेयर 3 है और डी का 9 है, तो 6 ज़्यादा है, तो 6x बराबर है किसके 1872 के। ठीक है, 1872 के, तो x अगर निकाले तो आ जाएगा हमारा 312 आ रहा है। तो 312 एक हिस्से के बराबर है, तो कह रहा है कि b और c का साथ में क्या होगा, तो 5 + 8 होता है 13। तो इन दोनों का साथ में अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, तो फिर से ऐड कर लेते हैं 6, हाँ 4056 सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4056। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, what approximate compound interest can be obtained on an amount of ₹3,980 after 2 years at 10% per annum। 2 साल के बाद 3,980 रुपये पर अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट क्योंकि हमें पूछ रहा है तो एग्जैक्ट अमाउंट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलेंगे। तो 3,980 का 8% हमें निकालने को बोल रहा है। तो अगर इसको हम अभी के लिए 4,000 मान ले, तो 4,000 का 8% कितना होता है 320। तो अगले साल भी 320 मिलेगा, लेकिन 320 पे और एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो कंपाउंड, तो 320 का एक्स्ट्रा और मिलेगा 8% 320 पे, तो कितना हो जाएगा
लगभग 24 रुपीज़। तो इसको अगर ऐड करें तो आ जाएगा आपका इसको 20 मान लेते क्योंकि 80 रुपीज़ हमने इसको 4000 माना है। तो अगर इसको यहाँ तक ऐड करें तो आ जाता है हमारा 664। ठीक है, कितना 664। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेट लेना है तो हम डी आंसर को ले लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 662, क्योंकि यहाँ पे हमने 3980 को 4000 मान लिया था, तो इसलिए थोड़ा हमने कम करके ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान जो कि चलता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दौड़ता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कह रहा है कि 28 किलोमीटर का फासला उसने तय किया, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। पहले का जो हाफ था यानी कि 14 किलोमीटर वो चल करके उसने तय किया, यानी कि 5 की स्पीड से तय किया, और फिर बचा हुआ 14 किलोमीटर वो दौड़ के उसने तय किया, यानी कि 10 किलोमीटर की स्पीड से तय किया। तो अब बताना है कि इस दौरान उसने कितने घंटे की जर्नी कर ली। तो क्योंकि जब वो चल रहा था 14 आवर्स के लिए, तो वो स्पीड कितने की स्पीड से चला था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितने घंटे वो चला, तो 2.8 आवर्स वो चला। और जब वो दौड़ रहा था फिर से अगेन 14 किलोमीटर के लिए दौड़ रहा, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से तो 1.4 आवर चला। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4.2 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इन अ 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ वाटर अ मिल्क 50% इज मिल्क। एक 30 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 30 लीटर का मिक्सचर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें से हाफ क्या है 50% क्या है मिल्क है, यानी कि 50% पानी है। तो कह रहे कि हाउ मच प्योर मिल्क नीड टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक मिक्सचर 30% वाटर। तो अभी तो 50% मिल्क है और 50% वाटर है। 30 लीटर का वो मिक्सचर है जिसमें आधा दूध है आधा पानी है, 50% वाटर 50% मिल्क। तो कह रहे कि कितना और मिल्क ऐड कर दे कि वाटर का रेशियो आ जाएगा 30% पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब भी 50% है, 50% है, तो 30% करना है, 30% करना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें। तो क्योंकि अभी 15 लीटर दूध है तो 15 लीटर पानी भी है ना। तो 15 लीटर वाटर तो सेम रहेगा, 15 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब बढ़ेगा क्या, दूध बढ़ेगा। तो 15 लीटर अभी 50% है, तो 15 लीटर कब 30% हो जाएगा, तो जब टोटल जो मिक्सचर है वो हो जाएगा 45 लीटर्स का, सॉरी 50 लीटर्स का, तब जो है ये 30% के रेशियो पे आ जाएगा। तो देखिए जब 20 लीटर दूध और मिलाएंगे मिक्सचर में तो टोटल मिक्सचर अब 30 से बढ़ करके 50 लीटर का हो जाएगा। और पहले जो पानी था 15 लीटर 50%, अब वही पानी 15 लीटर ही है, लेकिन अब वो कितना परसेंट हो गया है 30% हो गया है, तो 20 लीटर दूध और ऐड करना पड़ेगा। मैं ओरली आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम वहाँ पे होता है और इतना करने को आपको मिलेगा नहीं, और ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप खुद से कर लोगे, तो मैं बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नेक्स्ट वीडियो से कह सकते हो कि सर थोड़ा डिटेल में आप लिख करके बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें पूरा लिख करके एक एक पूरा स्टेप वाइज आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ग्रीन बॉल है एंड 7 रेड बॉल्स है। 2 balls are drawn. The probability that one is green and the other is red is। कह रहा है कि एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं। तो अगर एक साथ 2 बॉल को निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ग्रीन निकलेगा और एक रेड निकलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। पहले कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तो बहुत इजी होता है, आपको पता है। ऊपर हम लिखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब नंबर ऑफ जो हम कह सकते हैं कि अटेम्प्ट कितने हमें निकालने हैं, और नीचे हम पूरा लिखते हैं कि टोटल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसको हम नीचे लिखते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऊपर लिखते हैं, अटेम्प्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है।
तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, देखिए कितने बॉल्स हैं, 5 and 7 रेड बॉल्स हैं, तो 12 टोटल है। सी एक बार में कितना निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, तो 12C2, 12C2। तो इसका तो वैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम लिखते हैं जो ऊपर होता है उसका फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर 12 इंटू 11 और नीचे क्या बचेगा 1 इंटू 2। फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं आपको पता ही है, तो 2 से डिवाइड हो गया 6, तो आया यहाँ पे 66, यानी कि टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है वो 66 है। ओके, एक बहुत, और इस ये तो हो गया फॉर्मूला से। ओके, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर 12C2 है, कोई भी इस तरीके का इक्वेशन रहे 12C2 या 10C2, मतलब नीचे 2 रहे, नीचे 2 रहे, तो उसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है, इसका आधा हम ऊपर लिख देंगे 6 इंटू ये जितना है उससे एक कम करके लिख देंगे 11, तो ये आ जाएगा 66। तो 66 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम, ये तो हो गया कि रेड या ग्रीन एक साथ निकलने की कितने पॉसिबिलिटीज़ है, तो टोटल 66 तरीके से निकल सकता है रेड या ग्रीन। अब कह रहे हैं कि सिर्फ ग्रीन निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो सिर्फ ग्रीन है 5, तो 5C एक बार में कितना निकालना है 1, तो 5C1 यानी कि 5, और 7 रेड बॉल्स है तो 7C1 ग्रीन निकलने की पॉसिबिलिटी 7, तो ग्रीन या रेड निकलने की पॉसिबिलिटी 5 और 7 और टोटल पॉसिबिलिटी 66, तो कर क्या देंगे, ऊपर लिखेंगे 5 इंटू 7 अपॉन नीचे लेंगे 66, तो टोटल जो हमारा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गया 35/66। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। By selling 8 dozen pencil, a shopkeeper gains a selling price of 1 dozen pencil. 8 डजन पेंसिल बेचने पर एक जो शॉपकीपर है उसको 1 डजन पेंसिल का प्राइस प्रॉफिट हो जाता है, तो गेन परसेंट आपको निकालना है। तो 8 डजन पेंसिल बेचा उसने, तो मान लीजिए 8 डजन पेंसिल, एक डजन पेंसिल बेच रहा है वो x रुपीज़ में। ओके, तो 8 डजन बेचा तो उसको x प्रॉफिट हो गया, तो कैसे उसने बेचा होगा, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे कि 7x रहा होगा, 8x के बदले में कॉस्ट प्राइस 7x रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस को हम लेते हैं गेन परसेंट में नीचे 7x, ऊपर लेंगे हम प्रॉफिट को x, इंटू हम कर देंगे 100 से, तो x से x डिवाइड हो जाएगा 100/7, तो 100/7 कितना होता है 14 इंटू 2/7%, ये हो गया आपका गेन परसेंट। ओके, फिर से समझाता हूँ, 8 डजन पेंसिल बेचा x रुपीज़ की कीमत से, 1 डजन x रुपए में बेच रहा है, तो 8x बेचा उसने, तो 8x बेचने पे x प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे 7x रहा होगा। तो अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, तो प्रॉफिट x था, कॉस्ट प्राइस 7x था, इंटू 100 कर दिया, तो हमारा आ गया कितना 14 इंटू 2/7%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Two houses are collinear. Two houses are collinear with the base of a tower and are at a distance of 3 meter and 12 meter from the base of the tower. The angles of the elevation from these two houses of the top of the tower are complementary. What is the height of the tower? चलिए इसको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो हाउसेज है जो कि कोलिनियर है बेस ऑफ टावर से, तो मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, ये बेस है इसका। ओके, कह रहे कि एक हाउस जो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो एक हाउस मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 3 मीटर्स, और एक कह रहे कि 12 मीटर की है, तो ये पूरा है 12 मीटर और एक हाउस यहाँ पे है। अब कोलिनियर है तो यानी कि ऐसे है, और एंगल जो बन रहा है वो कह रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, तो ये हम इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा।
तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब हमें करना क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता ही है, tan का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा, अच्छा मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, तो अगर ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को हम मान लेंगे h, इसको हाइट, तो h/3। वैसे ही tan, अब बात करेंगे ए बी और डी की, पूरे ट्रायंगल की ए बी डी की। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू h/12, h/12। यहाँ तक समझ में आ गया। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू h/12। ओके, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और 1/tan थीटा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो यहाँ से आप ऊपर आइए, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/12। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/h। अब देखिए tan थीटा यहाँ पे 12/h आ गया और यहाँ पे tan थीटा h/3 है। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो h/3 इज इक्वल टू h/12 12/h। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 6। ओके, तो हाइट कितनी हो गई, 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो इसको मिटाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। हाइट आ गई हमारी 6 मीटर 6 आ गई हमारी हाइट टावर की। तो चलिए क्वेश्चन को इधर ले आते हैं। 6 मीटर इज द आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। कह रहे हैं कि किसी नंबर का एवरेज है, 50 नंबर का एवरेज है 38 इफ टू नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। उस नंबर्स में, उन पूरे नंबर्स में से दो नंबर्स को हटा दिया, 45 को और 55 को। तो कह रहे कि अब जो रिमेनिंग नंबर्स है उसका एवरेज निकालिए। तो चलिए, पहले था 50 नंबर का एवरेज था 38, तो 50 टोटल नंबर क्या रहे होंगे, 50 इंटू 38। तो 50 इंटू 38 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, करके देख लेते हैं, 0 1900। ठीक है, कितना आ गया, 1900। अब कह रहा है कि दो नंबर्स को हटा दिया गया, 55 और 45 को हटा दिया गया। तो दो नंबर यानी कि टोटल का सम होता है इसका 100। तो इन दोनों को नंबर को जब हटाया तो बच गया हमारे पास 1800। लेकिन अब हमारे पास नंबर्स कितने बच गए, पहले 50 थे, अब बच गए हमारे पास 48 नंबर्स। तो अब इनको डिवाइड करिए तो एवरेज आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 9 से कह रहा हूँ, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा 4, और ये ऊपर वाला भी 12 से डिवाइड हो जाएगा 150, और ये फिर से अब डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा आपका 37.5। कितना, 44 का आंसर आपका हो जाएगा 37.5 एवरेज आ जाएगा नए सम का। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 5000, सॉरी द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500। इसको साइड में करके करते हैं ताकि सम करने में सही हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4% ऑन द सेम अमाउंट इज। कह रहे कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो कि 500 रुपये का है उस पर 40% डिस्काउंट देना एक बार में और सक्सेसिव डिस्काउंट देना 36% प्लस 4%। एक्चुअली दोनों है तो 40% ही, लेकिन एक बार में 40% का डिस्काउंट दे देना और सक्सेसिवली 40% का डिस्काउंट दे देना, यानी कि 36 उसके बाद 4%। दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, तो सक्सेसिवली डिस्काउंट देने का मतलब होता है कि एक बार में डिस्काउंट दे दिया, अब जो प्राइस बचा ना आफ्टर डिडक्शन
वो डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद उस पर अब नेक्स्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो करके देखते हैं। पहले 500 का डिस्काउंट दे दिया 40% एक बार में, तो 500 का 40% डिस्काउंट होता है कितना, 200 रुपीज़। ओके, तो एक बार में दे दिया 40% डिस्काउंट, तो मिला डिस्काउंट 40% इज इक्वल टू 200 रुपीज़ का। अब बोल रहे हैं कि उसी सेम प्राइस पे पहले 36 का दीजिए, तो पहले 500 पे 36% का डिस्काउंट दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, काट देंगे, आ जाएगा 0, 180 रुपये का डिस्काउंट पहले मिला। अब बोल रहा है अब दीजिए 4% का डिस्काउंट फिर से, तो 500 180 तो पहले डिस्काउंट दे दिया 180 रुपये का, तो 180 रुपये 500 में से डिडक्ट करेंगे, बचेगा 320 रुपये। अब इस पे 4% का डिस्काउंट हमें देना है, तो 4% का जब हम इस पे डिस्काउंट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा लगभग ठीक है 12.8, यानी कि टोटल 192, 180 प्लस 12.8 192.8 रुपीज़ का डिस्काउंट। यानी कि पहले 200 का 40% डिस्काउंट देने पे 200 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा, लेकिन जब सक्सेसिवली डिस्काउंट दिया तो 192 प्लस 192.8 रुपीज़ का ही डिस्काउंट देना पड़ा। यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, तो 7.20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इतने रुपए का डिस्काउंट डिफरेंस आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है X एंड Y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। X और Y मिल करके किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड देन X क्विट्स। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, उसके बाद X काम छोड़ के चला गया। Y फिनिशेज द वर्क इन 32 मोर डेज, और उसके बाद Y ने जो काम किया वो 32 दिन में पूरे काम को कर लिया, बचे हुए काम को। इन हाउ मेनी डेज कैन वाई डू द पीस ऑफ वर्क अलोन। तो अगर वाई अकेले ही शुरू से उस काम को करता तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स और वाई ने एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर के एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 6 दिन तक काम किया, तो दोनों के एक दिन का काम कितना था, एक्स एंड वाई दोनों के एक दिन का काम था 1/30। अगर दोनों ने 6 दिन तक काम किया तो कितना काम किया, टोटल 6/30 काम वो कर लिए साथ में। अब बचा कितना, क्योंकि 30 काम था 6/30 काम हो गया, तो बचा 24/30 काम, इतना रिमेनिंग काम बचा। लेकिन अब एक्स काम छोड़ के चला गया, वाई ने अकेले इस काम को 32 दिन में किया, तो 24/30 काम को एक्स ने किया अकेले कितने दिन में, 32 दिन में। तो अगर वो अकेले इस काम को पूरा करता तो कितने दिन में कर लेता, तो अकेले वो कितने दिन में कर लेता, तो देखिए वो कर लेता 24 × 32/30। इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, बचा कितना, बचा काम 24/30, इतना ही काम बचा ना, 24/30। तो जब वो अकेले काम करता, अब ये इतने काम को इसने कितने दिन में किया, इतने काम को इसने किया 32 दिन में। तो 32 दिन में जब 24/30 काम को वो कर ले रहा है, 24/30 काम को वो 32 दिन में कर ले रहा है, तो जब वो अकेले करता इस काम को तो कितने दिन में कर लेता। ओके, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये 32 दिन में अकेले कर रहा है, तो जब अकेले करता तो कितने दिन में करता, तो अकेले करता ये 32 × 30/24। अब इसको 4 से ये कट ऑफ हो गया, 4 से ये कट ऑफ हो गया, 6 से ये कट ऑफ हो गया, तो 8 × 5 40 डेज में अकेले वो कर लेता उस काम को। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ x plus 1/x is equal to 4, then the value of x4 plus 1/x to the power 4 is। चलिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो करना क्या है इसमें, x plus 1/x is equal to 4। अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। तो अगर स्क्वायर दोनों साइड का कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2
प्लस 1/x², है ना, 2ab, तो x से x तो कट ही जाएगा और इधर आ जाएगा 16, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो गया, 14, यही हो गया ना। अब कह रहा है कि 1x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका निकालना है। तो अब फिर से एक बार फिर से इसको क्या कर देंगे, हम स्क्वायर इसका कर देंगे। तो अगर फिर से हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 196 और x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 194। तो कितना आंसर हो जाएगा, 194 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखा किस तरीके से किया, बस स्क्वायर होल के स्क्वायर कर देने पे दोनों साइड का हमारा आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये डीए का आपका क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है P, Q, R, S, T और U, और इन्होंने जो काम किया है वो 2004, 5, 6, 7, 8 और 9 तक किया है। तो कुछ एग्जीक्यूटिव्स को इन्होंने रिक्रूट किया है, अपनी कंपनी में हायर किया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर इन ईयर 2006। 2006 में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है P, Q, R, S, T, U सबने मिला करके टोटल कितनों को हायर किया। तो ऐड कर दीजिए, 480, 495, 464, 508, 488 और 518, इन सब को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल इन्होंने किया 2953, आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन यू इन द ईयर 2007 and 2009 together to the total number of executives recruited by organization P in the same years। कह रहा है कि यू कंपनी ने 2007 में और 2009 में जितने एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया, रिक्रूट किया, यानी कि 2007 में 534 को किया और 2009 में 510 को किया, टोटल मिला के इन्होंने किया 1034 को रिक्रूट। इसका रेशियो निकालना है किससे, पी से। पी ने 2007 और 2009 में किया 506 और 492, तो 506 और 400 हो जाएगा कितना, 906, यानी कि 998। ठीक है, 506 और 492, 998। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 522 एंड एक सेकेंड, हाँ ये ऊपर 44 होगा। ठीक है, 1044। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका, आप करके देख लीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एस ओवर ऑल द इयर्स टुगेदर। कह रहे कि एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं जिसे रिक्रूट किया ऑर्गेनाइजेशन एस ने पूरे साल। ठीक है, और अगर कुछ नियरेस्ट इंटीजर आता है अप्रोक्सीमेट तो उसे राउंड ऑफ कर देने के लिए बोल रहा है। तो एस हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, इसने पूरे साल कितना किया, पहले 502 किया, फिर 500 किया, फिर 508 किया, 444 किया, 512 किया और 499 किया। पहले तो इनको ऐड कर देंगे और ईयर जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50 का आंसर आ जाएगा और 50 का आंसर हमारा है ऑप्शन ए, 494। ओके, चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन में है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट इज कॉल्ड एन। एक इंसान जो ऐसा प्रिटेंड करता है जो कि वो है नहीं, मतलब कहते हैं ना कि कुछ अपने आप को कुछ इस तरीके से दिखाना जो कि है। हम कहते हैं ना कि तू इतना मत दिखा, जो तू है नहीं वो शो करने की कोशिश मत कर, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, जो वो है नहीं वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। क्या कहते हैं, इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर सही आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ओके, अब कुछ और इनमें वर्ड्स है जैसे इम्बाइबर। इम्बाइबर का मतलब होता है हु एब्जॉर्ब समथिंग। इम्प्रेसेरियो का मतलब होता है वो इंसान जो कि ऑर्गेनाइज कराता है कॉन्सर्ट्स या प्लेज। ठीक है,
इमिटेटर का मतलब होता है जैसे कॉमेडियंस जो कि इमिटेट करते हैं, मिमिक करते हैं दूसरों को, है ना, दूसरे की नकल करते हैं, उसको कहते हैं इमिटेटर। तो यहाँ पे सही आंसर इसका डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, हिज डैश नेचर वुड नॉट लेट हिम, ये लॉट यहाँ पे गलती से लिख हो गया है, लेट होगा यहाँ पे, हिज डैश नेचर वुड नॉट लेट हिम लीव हिज ऑफिस बिफोर 5 PM। उसका क्या नेचर उसे ऑफिस से जल्दी नहीं निकलने देता है? तो उसका जो कंसाइंसियस एक नेचर है, कंसाइंसियस का मतलब होता है कुछ ना कुछ करते रहने की, मतलब हार्ड वर्किंग जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिलीजेंट, जो हार्ड वर्कर है उसे हम कहते हैं कंसाइंसियसनेस। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑनेस्ट का तो मतलब आपको पता ही है, जो ट्रूथफुल होता है। सेल्फिश का मतलब पता ही है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हु जस्ट थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। उसके बाद जो हमारा अनस्क्रैपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 है, द कमिटीज अपील टू द पीपल फॉर मनी। कमिटी ने जो अपील किया लोगों को मनी के लिए, डैश लिटिल रिस्पॉन्स, तो उससे क्या हुआ? इवोक लिटिल रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवोक्ड। इवोक्ड का मतलब किसी काम को करने के लिए अंदर से ललक पैदा कर देना। मतलब जैसे आप कहीं कहीं मोटिवेशनल स्पीच में जाते हो तो आपके अंदर वो इवोक्ड हो जाता है, काम करने को लेकर के एक ललक सी आ जाती है, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब आपको पता ही है, कुछ देना। प्रोवोक्ड का मतलब आग लगाना, भड़काना, है ना, प्रोवोक करना किसी को। प्रिवेंट का मतलब स्टॉप करना, रोकना। नेक्स्ट है 54, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। फिलेंडरर, इसका मोस्ट सिमिलर, यानी कि सिनोनिम क्या होगा? तो फिलेंडरर वैसे इंसान को कहते हैं, अ मैन हु हैज सेवरल रिलेशंस विद डिफरेंट वुमेन। ऐसा इंसान, ऐसा मर्द जिसके बहुत सारे महिलाओं के साथ उसका अवैध संबंध है ना, तो उसे हम कहते हैं फिलेंडरर। और फिलेंडरर का सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे मेल फ्लर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब एंटोनिम क्या होगा? जो बिल्कुल उल्टा होता है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करते रहने की ललक, प्रोक्लिविटी कहलाती है। यानी कि इनक्लाइनेस, हम कह सकते हैं कि इनक्लाइनेशन इसका होगा। तो इसका ऑपोजिट क्या मीनिंग हो जाएगा प्रोक्लिविटी का? डिसइंक्लाइनेशन, कुछ ना करने का मन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेज हमारे सामने दिया गया है, पैसेज को पढ़ते हैं। द न्यू ईयर इज अ टाइम फॉर रेजोल्यूशंस। न्यू ईयर का जो टाइम होता है वो रेजोल्यूशंस के लिए होता है। मेंटली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस कुड कंपाइल फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, है ना। मेंटली हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को अगले साल के लिए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। द सेम ओल्ड फेवरेट रिकर ईयर इज एंड in and year out with monotonous regularity. Past experience has taught us that certain accomplishments are beyond attainment, है ना। पीछे की गलतियों से ही हम सीखते हैं और उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। If we remain inveterate smokers, it is only because we have so often experienced the frustration that result from failure. Most of us fail in our efforts at self-improvement because our schemes are too ambitious and we never have time to carry them out. इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस तो ले आते हैं, लेकिन उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो मेक द फंडामेंटल एरर्स ऑफ अनाउंसिंग आर रेजोल्यूशंस to everybody so that we look even more foolish when we slip back into our old bad days. तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम रेजोल्यूशन बनाते हैं उसका हम ढिंढोरा पीट देते हैं, लोगों को बताते हैं, और जब हम उसमें नाकाम हो जाते हैं तो वही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ओके, तो ये तो था पैसेज। तो इस पैसेज में जो भी चीज़ें हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है, खुद से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑथर सीम्स टू थिंक दैट अदर्स। ऑथर क्या सोचते हैं यहाँ पे कि अदर्स क्या करते हैं? फील हैप्पी व्हेन वी स्लिप बैक इनटू आवर ओल्ड एज, ये तो पैसेज में कहीं नहीं था। डू नॉट रियली वांट अस टू इम्प्रूव, ये भी नहीं था। आर रेडी टू टीज एंड लाफ एट आवर अटेम्प्ट्स, माइट एम्बैरस अस बाय फ्रेंड्स, तो ये सी ऑप्शन सही है
है ना, वो हंसते हैं जब हम अब मतलब इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो। नेक्स्ट है The author says that most of us fail into our attempts at self improvement because, ऐसा क्यों कहा है? तो उन्होंने कहा है कि हम एम्बिशियस हो जाते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते अपने गोल्स को। तो ठीक है, तो पहला है कि वी सेट टू हाई गोल्स फॉर आवरसेल्व्स। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये रीज़न है ना फेल होने का। तो गोल तो करिए, सेट करिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए। वी डू नॉट हैव द परसिस्टेंस ऑफ माइंड, हाँ ये बोला है ऑथर ने कि हम उससे कैरी नहीं कर पाते, तो परसिस्टेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। तो बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड नो एरर। इसमें एरर ढूंढना है, तो माई डिटेल्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही लाइन है। इज रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो जब दो चीज़ों को हमें बताना होता है कि राम एंड श्याम आर द हस्बैंड ऑफ सीता एंड गीता रिस्पेक्टिवली। कुछ इस तरीके से बताया था कि राम और श्याम सीता और गीता के हस्बैंड हैं, यानी कि राम सीता का है और श्याम गीता का है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिस्पेक्टफुली। तो ये बी हमारा एरर है। बी में क्या होगा? माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। रिस्पेक्टिवली की जगह पे क्या होगा? रिस्पेक्टफुली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। तो जहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है ये। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। तो आई एम की जगह पे क्या होगा? आई हैव बीन। तो ये ए में एरर है। नेक्स्ट है 60, ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लास्ट 5 years। मतलब वह मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिछले 5 साल से रिप्रेजेंट करता आ रहा है। यहाँ पे भी सेम एरर है, यहाँ पे होना चाहिए ही हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लास्ट 5 years। तो यहाँ पे ही इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन। ओके, नेक्स्ट है रीड द इंस्ट्रक्शंस विद केयर लेस्ट यू मे मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर यहाँ पे होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में एरर था, यहाँ पे बी में था एरर। वेट, ए में एरर था, यहाँ पे भी ए में एरर था, यहाँ पे डी में एरर है, आई मीन नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sobhraj could be easily arrested because the police were tripped off in advance। सोभराज आसानी से अरेस्ट हो सकता था क्योंकि पुलिस को पहले से टिप मिल गया था। टिप्ड ऑफ इन एडवांस, तो इसके जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? किस इडियम या फ्रेज का? टॉपल्ड ओवर, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड का मतलब घूस देना होता है, गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन। सी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं इसके जगह पे इसका इस्तेमाल करके। सोभराज कुड बी इजीली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वर गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। पुट हर फुट डाउन का मतलब होता है अड़ जाना अपनी जिद पे कि नहीं मैं नहीं करूंगी शादी। ओके, या किसी काम को के प्रति अड़ जाना जिसको वो करने का मन ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन की जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज, सरिता वॉज फर्म। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर का मतलब ये होता है कि मैं उससे काफ़ी टाइम बाद मिली लेकिन वो मतलब उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। कोल्ड शोल्डर का मतलब ऐसा उत्तेजित होके स्वागत नहीं करना, है ना, भाव नहीं देना हम कह सकते हैं। सो आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर की जगह पे क्या हो जाएगा? बट ही इग्नोर्ड मी। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना किसी काम को करने के लिए। हाँ, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू मूव हेवन एंड अर्थ की जगह पे क्या हो जाएगा? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि कुछ फिशी सा लगना है। स्मेल अ रैट का मतलब कि कुछ संदेह होना, संदेह की स्थिति होना। तो क्या हो जाएगा? टू स्मेल फाउल नहीं, टू सी अ रैट नहीं, टू चेज अ रैट क्या हो जाएगा? टू बी सस्पिशियस। ओके, टू स्मेल अ रैट का मतलब कुछ गलती का अंदेशा होना। अब यहाँ पे पढ़ते हैं ये पूरा एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ में 67, 68, 69, 70 एंड 71 की जगह पे क्या क्या वर्ड्स आएंगे और ये वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। हैज़ बीन, आर, हैव, हैज़,
conceal, conjecture, reveal, conduct, of, before, at, by, resolved, refined, retracted, recorded, formulated, featured, loaded, fixed, इनमें से क्या शब्द आएंगे? तो देखिए पढ़ के हमें पता चल जाएगा. अ टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स डैश शोन, अ टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैज, यहाँ पे लिख देते हैं हैज शोन, तो 67 की जगह पे क्या होना चाहिए? हैज शोन दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंड में रिवील कोलेस्ट्रॉल, क्या रिवील, यहाँ पे रिवील होना चाहिए, ओके, टू रिवील कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट. Researchers believe the program may be dash in future. Program may be देख लेते हैं क्या होना चाहिए. प्रोग्राम में बी रिफाइंड इन फ्यूचर, प्रोग्राम में बी रिफाइंड इन फ्यूचर एंड डैश इनटू मोबाइल एंड लोडेड इनटू मोबाइल. तो क्या क्या हो जाएगा? हैज रिवील ऑफ रिफाइंड एंड लोडेड. तो क्या क्या हो जाएगा? हैज या हैव, पहले देख लेते क्या था, प्लूरल था या सिंगुलर था. अ टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैव होना चाहिए, ठीक है, क्या हैव. तो क्या हो जाएगा? हैव रिवील, अच्छा एक सेकेंड, क्या था? अ टीम था, अ टीम क्योंकि हम सिंगुलर ही इसको अ टीम, अच्छा ए टीम था तो अ टीम हैज बीन शोन, हैज शोन, हाँ तो हैज हो जाएगा. हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर था. ओके, अ टीम है क्योंकि अ टीम है तो सिंगुलर का ही इस्तेमाल करेंगे. अ टीम हैज रिवील ऑफ रिफाइंड एंड इसमें क्या हो जाएगा? लोडेड. तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. लोकेशियस का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. लोकेशियस का बेस्ट एक्सप्रेस क्या करता है? लोकेशियस ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि क्या होता है? टॉकेटिव होता है, बहुत बोलने वाला होता है, तो हो जाएगा टॉकेटिव. नेक्स्ट है 73. विंडिक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? विंडिक्टिव किसे कहते हैं? तो देखिए विंडिक्टिव ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि मतलब कुछ न कुछ खलल डालने के चक्कर में रहता है चीज़ों में. तो विंडिक्टिव का मतलब खलल डालना वगैरह, तो स्पाइटफुल इसका हो जाएगा. बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इस मीनिंग को. नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग. यहाँ पे एंटोनिम बताने जो ऑपोजिट हो मीनिंग में. तो जैसे इम्पेक्केबल, इम्पेक्केबल का मतलब होता है कि बिल्कुल परफेक्ट, तो फॉल्टी हो जाएगा इसका ऑपोजिट मीनिंग में. नेक्स्ट है आउट ऑफ द 4 alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in डायरेक्ट स्पीच. अच्छा ये जो लिखा है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो है यहाँ पे सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड. तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड. तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा. बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो नेक्स्ट हमारा आ गया जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन. 76 क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज है, HTML भी है, विजुअल बेसिक भी है, ये नेटस्केप नहीं है. तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, नेटस्केप इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following was the first Governor General of India? इनमें से कौन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे. तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस. बायोगैस में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? मिथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है. तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो इनमें से किस सदन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में? तो ये सूरत अधिवेशन में हो गया ये चीज़. तो सूरत सेशन हो जाएगा इसका सही आंसर. बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल रेस्पेक्टिवली। देखिए हीमोग्लोबिन में हमें पता है आयरन पाया जाता है, तो Fe जैसे ही आया तो C और D ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए, A और B ऑप्शन बचे, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरियम एंड मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में फेरियम एंड क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप O हैज़ अ ग्रुप O चाइल्ड। एक माँ जिसका ब्लड ग्रुप O है उसका चाइल्ड हुआ जो कि O ग्रुप का है, तो पूछ रहा है व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर ऑफ द चाइल्ड। तो फादर का ग्रुप क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A B और O में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह। कौन, नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में इनमें से क्या नहीं होता है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होता है शामिल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होता है, इनकम रिसीट एंड पेमेंट ये भी होता है, लेकिन जो कैपिटल नेचर का है वो नहीं होता है, तो कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट नहीं होता है, तो 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा स्केड्यूल है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन रखने की क्षमता रखता है, लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने की क्षमता रखता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो ये है 10th स्केड्यूल। कौन सा, 10th स्केड्यूल, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का डी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा जो विटामिन है वो मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए बी करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसमें डिफीट हुआ था सिकंदर लोधी बाय बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था उसमें कैसी बातें लिखी गई थी, तो पॉलिटिकल फिलोसफी की बातें लिखी गई थी। ठीक है, 90 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स आयोडीन। आयोडीन थायराइड में होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क DCN हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ द माइंड ऑफ द टेररिस्ट, द साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द IRA टू अल कायदा हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। किसने लिखा है इस बुक को, तो इस बुक को लिखा है जेरोल्ड M पोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल साइक्लोन्स अकर कैरेक्टरिस्टिकली इन। जो फ्रंटल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके मिड लैटिट्यूडनल रीजन में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, As of now, how many countries are members of nuclear suppliers group? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं अभी तक, तो अभी है इसमें टोटल 48 कंट्रीज मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which mobile app has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs for environment protection। environment protection के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कौन से ऐप का लॉन्च किया गया है, तो ये M हरियाली नाम की ऐप है, उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू बिकम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये तो हो चुके हैं, सौरव गांगुली इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो ये है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस
ईयर्स वर्ल्ड फूड डे, इस साल के वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या था? तो ये है आर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हमारा एक्शन हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था एफकैट 2 2020 का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो और लाइक करिए। एक और चैनल है हमारा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।